हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं रोहित कुमार बिंद, हर्ष एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो है आपके बीच में हिंदी से संबंधित टॉपिक लेकर आए हैं और सर्वप्रथम आज हम विचार करेंगे वर्ण पर विचार करेंगे। वर्ण विचार, ये जो हमारी क्लास है यूपीपी के लिए, टीजीटी वीजीटी नेट जेआरएफ हिंदी सब्जेक्ट के लिए, चाहे जो भी तैयारी कर रहा है उसके लिए महत्वपूर्ण क्लास होगी। इस क्लास को पढ़ने के बाद आप लोग चाहे जिस कंपटीशन में जाएंगे, अगर हिंदी सब्जेक्ट है आसानी से उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आप हल करेंगे। तो सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे वर्ण विचार पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम देखेंगे वर्ण की परिभाषा। वर्ण की परिभाषा, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण की परिभाषा क्या होगी? तो ध्वनि का लिखित रूप, ध्वनि का लिखित रूप वर्ण या अक्षर कहलाता है। ध्वनि का लिखित रूप, ध्वनि का लिखित रूप वर्ण या अक्षर कहलाता है। कह रहे हैं ध्वनि का लिखित रूप, ध्वनि का जो लिखित रूप, जैसे जो भी हम मुंह से बोलते हैं कुछ न कुछ ध्वनियाँ कहते हैं। अगर जो कुछ बोला जाए और उसको लिखित रूप में हम प्रकट करें, लिखें, तो वही क्या कहा जाता है? वर्ण या अक्षर कहलाता है। तो ध्वनि का लिखित रूप वर्ण या अक्षर कहलाता है। अब बात आती है ध्वनि कहते किसे। अब बात हमारी है कि ध्वनि कहते किसे हैं। देखिए, मुख से निश्रित, निश्रित मतलब निकली हुई, मुंह से निश्रित या निकली हुई हवा का वह स्फोट, स्फोट मीन्स होता है उच्चारण, जिसके खंड नहीं किए जा सके उसे हम क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। तो ध्वनि किसे कहते हैं? मुख से निश्रित, मुख से निश्रित, निश्रित मतलब निकली हुई, निश्रित का अर्थ है निकली हुई हवा का वह स्फोट, हवा का वह स्फोट, स्फोट मीन्स होता है उच्चारण, हवा का वह स्फोट जिसके खंड, जिसके खंड नहीं किए जा सकते, जिसके खंड नहीं किए जा सकते हैं, जिसके खंड नहीं किए जा सकते उसे ध्वनि कहते हैं। अर्थात जिसका खंड न हो उसे ध्वनि कहते हैं। अर्थात ध्वनि किसे कहते हैं? मुख से निकली हुई, मुख से निकली हुई हवा का वह उच्चारण जिसके खंड नहीं किए जा सकते उसे हम क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। लेकिन वर्ण की परिभाषा क्या है? ध्वनि का लिखित रूप, जो भी हम मुख से ध्वनियाँ कहते हैं, बोलते हैं, तो ध्वनि के रूप में ही हमारे कानों तक वह आवाज़ पहुँचती है। तो ध्वनि का लिखित रूप वर्ण या अक्षर कहलाता है। लेकिन ध्वनि कहते किसे हैं? मुख से निश्रित या निकली हुई हवा का वह स्फोट या उच्चारण जिसके खंड नहीं किए जा सकते, अर्थात ध्वनि कहते हैं। यह जो है वर्ण या अक्षर का सबसे छोटा रूप होता है जिसका खंडन नहीं किया जा सकता। अगर खंड करेंगे तो कोई सार्थक शब्द नहीं निकलेगा। अब इसके बाद जो हम चर्चा करते हैं वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? देखिए, एक तो परिभाषा ये हो जाती है वर्णों का व्यवस्थित क्रम, वर्णों का व्यवस्थित समूह, वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। अथवा एक और परिभाषा है, वर्णों का व्यवस्थित समूह या व्यवस्थित क्रम क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। एक और परिभाषा इसकी है पूर्व निर्धारित, पूर्व निर्धारित निश्चित क्रम में, पूर्व निर्धारित निश्चित क्रम में व्यवस्थित, अर्थात पूर्व से निर्धारित हो और निश्चित क्रम में क्या हो? व्यवस्थित हो। और कैसी हो? वह लिखित हो। कह रहे हैं पूर्व निर्धारित, पूर्व निर्धारित निश्चित क्रम में व्यवस्थित, लिखित, संपूर्ण ध्वनि चिन्हों का, संपूर्ण ध्वनि चिन्हों का, चिन्ह होता है संपूर्ण ध्वनि चिन्हों का समूह
वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला कहलाता है। देखिए वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों का व्यवस्थित समूह। वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। एक तो यह भी परिभाषा हो जाएगी, लेकिन इसकी एक और परिभाषा है पूर्व निर्धारित, मतलब पूर्व से निर्धारित हो, निश्चित क्रम में व्यवस्थित हो, लिखित हो, संपूर्ण ध्वनि चिन्हों का क्या हो? समूह हो, उसे हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अब चर्चाएं जो होती है हिंदी वर्णमाला की अगर बात करें, हिंदी वर्णमाला की अगर हम बात करेंगे, देखिए हिंदी वर्णमाला में स्वर भी होते हैं और व्यंजन भी होते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वर भी होते हैं और व्यंजन होते हैं। सबसे पहले आप लोग इतना देख लीजिए, स्क्रीनशॉट के माध्यम से इसको ले लीजिए, उसके बाद में लिख लीजिएगा। देखिए वर्ण की परिभाषा किसे कहते हैं? ध्वनि का लिखित रूप ही क्या कहा जाता है? वर्ण या अक्षर कहलाता है। ध्वनि का लिखित रूप, मुख से जो भी ध्वनियां हम बोलते हैं उसको अगर लिख दें तो वही क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है, नहीं तो अक्षर कहा जाता है। लेकिन ध्वनि किसे कहते हैं? मुख से निकली हुई हवा का वह स्फोट या उच्चारण जिसके खंड नहीं किए जा सकते, उसे हम क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। और वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों का व्यवस्थित समूह ही क्या कहा जाता है? वर्णमाला। लेकिन इसकी एक और परिभाषा होती है पूर्व निर्धारित, निश्चित क्रम में व्यवस्थित, लिखित, संपूर्ण ध्वनि चिन्हों का समूह वर्णमाला कहलाता है। देखिए इसको यहाँ से मिटाएंगे, आगे फिर हम पढ़ेंगे। अब यहाँ हमारी हेडिंग है वर्णमाला कहते किसे? हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला क्या है? हिंदी में वर्णमाला की अगर बात करेंगे, हिंदी वर्णमाला में स्वर भी है और व्यंजन भी है। हिंदी वर्णमाला की अगर हम बात करें, धीरे से दरवाजा बंद कर आवाज आवत। हिंदी वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला की अगर बात करेंगे, हिंदी वर्णमाला की अगर बात करें, सबसे पहले स्वर कितने हैं? क्योंकि वर्णमाला के अंतर्गत स्वर भी आते हैं और व्यंजन भी आते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, ऋ, ऋषि, ए, आए, ओ, आओ। यही क्या है? 11 स्वर है। ये क्या है? आपके 11 स्वर है। 11 क्या है? स्वर है। आ, ई, उ, ऋ, ऋषि, ए, आए, ओ, आओ। ए, आए, ओ, आओ। यही क्या है? 11 स्वर है। और अन और आह की अगर हम बात करें, अन और अगर आह की बात करेंगे तो अन है क्या? अनुस्वार है। अन है क्या? अनुस्वार है। और अह है क्या? विसर्ग है। अह है क्या? विसर्ग है। और दोनों को सम्मिलित रूप में अगर कहा जाए तो दो ही क्या है? ये अनुस्वार और विसर्ग क्या कहे जाते हैं? आयोगवाह कहे जाते हैं। अर्थात कहा जाए हिंदी में आयोगवाह की संख्या कितनी है? 2 है, अन और अ। अन क्या है? अनुस्वार है। अह क्या है? विसर्ग है। इनकी संख्या कितनी है? 2 है। इसके बाद आ जाता है जैसे क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, ड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, प, फ, ब, भ, म। अगर इतना बात किया जाए कि हिंदी में कितने हैं? 25 हैं। यही 25 अक्षर हैं जिनको वर्गीय या स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है, जिसे वर्गीय या स्पर्श व्यंजन कहा जाता है, जिसे वर्गीय या स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन, क्योंकि इनका एक वर्ग होता है। क्यों इसे वर्गीय व्यंजन कहा जाता है? क्योंकि क, ख, ग, घ को अगर क वर्ग कह दिया जाए, क वर्ग कहने से क वर्ग, देखिए एक ही वर्ग है क वर्ग, लेकिन इसे क, ख, ग, घ, अंग। च को च वर्ग कहा जाता है, ट को ट वर्ग कहा जाता है, और त को त वर्ग कहा जाता है, प को प वर्ग कहते हैं। इसीलिए इनका एक वर्ग है, क, च, ट, त, प, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। अर्थात इनको इसीलिए वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। अगर हिंदी में पूछ दिया जाए वर्गीय व्यंजन किसे कहते हैं, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे।
इसलिए क वर्ग को क ख ग घ अंगा च वर्ग कहेंगे, च छ ज झ ट वर्ग कहने से ट ठ ड ढ ढ़, ट वर्ग कहने से त थ द ध न, प वर्ग कहने से प फ ब भ म का वध होता है। अर्थात इनकी संख्या कितनी है, हर वर्ग में 5 है तो 5 वर्ग है, 5 × 5 = 25। 25 वर्ण जो है या अक्षर जो है यही वर्गीय या स्पर्शीय व्यंजन कहे जाते हैं। वर्गीय या स्पर्श या स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। अब बात आती है व, यह है क्या, इनकी संख्या 4 है, यही तो अंतस्थ कहे जाते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहे जाते हैं। य र ल व के बाद श ख श ह, श ख श ह, इनकी भी संख्या 4 है। ये क्या कहे जाते हैं, उष्म या संघर्षी व्यंजन कहे जाते हैं। उष्म या संघर्षीय व्यंजन कहा जाता है और यह अंतस्थ व्यंजन था, यह अंतस्थ व्यंजन था। श ख श ह, श ख श ह उष्म या संघर्षीय व्यंजन था। और छ छत्री त्र त्रिशूल ज्ञ ज्ञानी आश्रम वाला स्र, इनकी भी संख्या 4 है। ये क्या कहे जाते हैं, संयुक्ताक्षर कहे जाते हैं, संयुक्ताक्षर कहे जाते हैं। इनको संयुक्ताक्षर क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये 2 अक्षरों के योग से, छ छत्री आधा क धन स से मूर्धन्य वाला स से मिलकर बना है, त्र त्रिशूल आधा त धन र से मिलकर बना है, ज्ञ ज्ञानी आधा ज धन इया से मिलकर बना है, आश्रम वाला सब बड़ा सा आधा होगा प्लस र से मिलकर बना है, क्योंकि पहले अक्षर पर सब पर हलंत है, तीसरे इनको संयुक्ताक्षर भी कहा जाता है। अब 2 बात आती है, अब 2 अक्षर और बचे हैं, ड़ और ढ। ये क्या है, हिंदी में ये इनकी संख्या 2 है, ये उत्क्षिप्त व्यंजन कहे जाते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन कहे जाते हैं। ड़ और ढ इनकी संख्या 2 है, इनको कैसा व्यंजन कहा जाता है, उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। लेकिन अगर बात आती है हिंदी में मानक वर्णों की संख्या कितनी है, तो ये भी लिख लीजिए, हिंदी में मानक वर्णों की संख्या, हिंदी में मानक वर्णों की संख्या अगर कोई पूछे कितनी है, 52 है। हिंदी में मानक वर्णों की संख्या कितनी है, 52 है। हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं, 52 वर्ण होते हैं। अंग्रेजी में कितने वर्ण होते हैं, 26 वर्ण होते हैं। तो देखिए यही है हिंदी में वर्ण माला। हिंदी में अगर कहा जाए स्वरों की संख्या कितनी है, 11 स्वर है, आ इ ई उ ऊ ऋ ऋ ए ऐ ओ औ। अन और अह की बात करेंगे, अन अनुस्वार है, अह विसर्ग है, जिनकी संख्या 2 है, इनको क्या कहा जाता है, आयोगवा। क ख ग घ अंगा च छ ज झ ञ, ये स्पर्शी, क से लेकर म तक, अर्थात क से लेकर म तक क्या कहे जाते हैं, वर्गीय या स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन तो सब नाम जानते हैं, लेकिन अगर वर्गीय व्यंजन दे दे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। क्यों इनको वर्गीय व्यंजन कहा जाता है, क्या, क्योंकि क वर्ग कहने से क ख ग घ अंगा, च वर्ग कहने से च छ ज झ इया, ट वर्ग कहने से ट ठ ड ढ ढ़, त वर्ग कहने से त थ द ध न, प वर्ग कहने से प फ ब भ म का बोध होता है। और य र ल व है क्या, अंतस्थ व्यंजन है। और श ख श ह है क्या, ये उष्म या संघर्षी व्यंजन है। छ छत्री त्र त्रिशूल ज्ञ ज्ञानी आश्रम वाला अक्षर, ये संयुक्ताक्षर है, क्योंकि 2 अक्षरों के योग से मिलकर बना है। कभी कभी यहाँ से प्रश्न पूछ लेता है, छ छत्री किसके योग से मिलकर बना है, आधा का और स, त्र त्रिशूल आधा त और र से, ज्ञ ज्ञानी आधा ज धन य से, आश्रम वाला अक्षर आधा बड़ा का आधा स धन र से मिलकर बना है। और 1-2 पॉइंट और यहाँ आता है, अड़ा और ढ, ये भी इनकी संख्या 2 है। ये क्या कहे जाते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन कहे जाते हैं। अर्थात अगर सवाल उठ जाए हिंदी में मानक वर्णों की संख्या कितनी है, तो हम 52 बताएंगे। हिंदी में मानक वर्णों की संख्या कितनी है, हम 52 बताएंगे। इसको स्क्रीनशॉट के माध्यम से लेकर अपना लिख लीजिएगा। हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं वर्ण विचार, वर्ण से संबंधित प्रश्न को पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा वर्ण की परिभाषा, उसके बाद पढ़े ध्वन, उसके बाद वर्णमाला। हिंदी में वर्णमाला कौन कौन से हैं, ध्यान दीजिएगा। हिंदी में 11 स्वर है, आयोगवार 2 हैं, क से लेकर म तक वर्गीय या स्पर्शी व्यंजन है। और अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है, उष्म या संघर्षी व्यंजनों की संख्या 4 है, संयुक्ताक्षरों की संख्या 4 है, अड़ा अढ़ा उच्छिद व्यंजनों की संख्या 2 है। लेकिन अगर बात उठती है हिंदी में मानक वर्णों की संख्या कितनी है, 52 वर्ण है। हिंदी में मानक वर्णों की संख्या कितनी है, 52 वर्ण है। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे स्वर किसे कहते हैं, स्क्रीनशॉट के माध्यम से लेकर आप लोग लिख लीजिएगा।
देखिए स्वर, अब हम लोग पढ़ेंगे स्वर कहते किसे। स्वर, स्वर की परिभाषा, स्वर की परिभाषा, स्वर की परिभाषा क्या होगी? वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में हवा मुख से बिना किसी बाधा के बाहर निकलती है। भैया स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। अर्थात जिनका उच्चारण स्वतंत्र हो, जिसके उच्चारण में कोई बाधा उत्पन्न न हो, उसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वर किसे कहते हैं? स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण या अक्षर क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। इसकी परिभाषा होगी वे ध्वनियां, वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में, वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में हवा मुख से, हवा मुख से, हवा मुख से बिना किसी बाधा के, हवा मुख से बिना किसी बाधा के, बिना किसी बाधा के मुख से बाहर निकलती है, मुख से बाहर निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। देखिए वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में हवा मुख से बिना किसी बाधा के, बिना किसी बाधा के बाहर निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। अथवा एक और परिभाषा है, एक और परिभाषा है, मुखांग कहीं भी स्पर्श नहीं करते हैं, मुखांग कहीं भी स्पर्श नहीं करते हैं, मुखांग कहीं भी स्पर्श नहीं करते हैं उन ध्वनियों को, उन ध्वनियों को, उन ध्वनियों को स्वर कहते हैं, उन ध्वनियों को स्वर कहते हैं। देखिए स्वर की परिभाषा क्या है? वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में हवा मुख से बिना किसी बाधा के, वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में हवा मुख से बिना किसी बाधा के बाहर निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वर की परिभाषा तो आप लोग हमेशा पढ़े हैं, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण या अक्षर क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर या वर्ण स्वर कहलाते हैं। अब कहा था मुखांग कहीं भी स्पर्श नहीं करते। अच्छा बताइए मुखांग है क्या? देखिए ये जिह्वा है, ये जिह्वा है, यही हो जाता है कंठ, और ताल, मूर्धा, दंत, और क्या है? ओष्ठ है। यही मुखांग है, कंठ, ताल, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। हमारे मुख के अंतर्गत ये मुखांग पाए जाते हैं। अब कभी कभी हवा हमारे जब हृदय से निकलती है कंठ को स्पर्श करती है, कंठ कहा जाता है, ताल को छूती है, ताल कहा जाता है, मुड़ जाती है जिह्वा, ताल को छूती है, ताल, जिह्वा मुड़ जाती है, मूर्धा, दंत कही जाएगी, जब जिह्वा मुड़ेगी तो घर्षण करके बगल से ही हवा निकलेगी, दंत कहा जाता है, जीभ दंत को छूता है, घर्षण करके हवा बगल से हवा निकलती है, ओष्ठ से ओष्ठ मिलते हैं, तो यही मुखांग कहा जाता है। अर्थात मुखांग कहीं भी स्पर्श नहीं करते, उन ध्वनियों को हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। अर्थात जिनके उच्चारण में, जिन वर्णों या अक्षरों के उच्चारण में मुखांग कहीं भी स्पर्श नहीं करते हैं, उन ध्वनियों को स्वर कहते हैं। उन ध्वनियों को क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। अर्थात जिसके उच्चारण में मुखांग कहीं भी स्पर्श नहीं करते हैं। वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में हवा मुख से बिना किसी बाधा के बाहर निकलती है। बिना कौन बाधा, अर्थात जिह्वा मुंह में मुड़े न, दांत को छुए न, ओष्ठ से ओष्ठ को न छुए, अर्थात बिना किसी अवरोध के, जिसके उच्चारण बिना किसी अवरोध से किया जाए, उसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। देखिए वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में हवा मुख से बिना किसी बाधा के बाहर निकलती है, मुखांग कहीं भी स्पर्श नहीं करते, उन ध्वनियों को क्या कहते हैं? स्वर। स्वर जो होता है स्वतंत्र होता है, अर्थात इसके उच्चारण में व्यंजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अर्थात किसी मुखांग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब हमारी बात आती है, अब हम जो चर्चा करेंगे वह है हिंदी में स्वर। हिंदी में निम्नलिखित, हिंदी में निम्नलिखित, हिंदी में निम्नलिखित 11 स्वर हैं।
हिंदी में निम्नलिखित कितने स्वर हैं? 11 स्वर हैं। हिंदी में निम्नलिखित कितने स्वर हैं? 11 स्वर हैं। अ, आ, ई, उ, री, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। यही क्या है? हिंदी में निम्नलिखित कितने स्वर हैं? अगर कहा जाए हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है तो 11 स्वर है। लेकिन यहाँ एक और प्रश्न बनता है। एक प्रश्न क्या बनता है? देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या है। देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या, देवनागरी लिपि में अगर स्वरों की संख्या की बात किया जाए कितने स्वर हैं? 13 स्वर हैं। ध्यान दीजिए 13 स्वर हैं क्या? 11 स्वर तो यहाँ से मिल जाएंगे। कितने स्वर हैं यहाँ पर? 11 स्वर है, अर्थात अ, आ, ई, उ, री, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। ये 11 स्वर हो गए। ये क्या है? 11 स्वर है और प्लस री लघु और री दीर्घ। देखिए यहाँ री है ना, इसका दीर्घ हो जाएगा। री और ली, यही 2 और मिल जाएंगे। इनकी संख्या कितनी? 2 है। 11 यह, 2 यह, मिलकर कितने स्वर हो जाएंगे? 13 स्वर है। अगर कहा जाए देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या कितनी है तो 13 है। याद रखिए, अगर पूछा जाए हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है तो 11 है। और देवनागरी लिपि में प्रश्न बन सकता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या कितनी है? 13 है। अ, आ, ई, उ, री, ऋषि, ए, ऐ, ओ, और री ऋषि का दीर्घ भी होता है, री और ली होता है। ठीक है, ली संस्कृत में ली का भी दीर्घ होता है और री ऋषि का भी दीर्घ होता है, इसलिए यही 2 और बढ़ जाएंगे, मिला के 11 स्वर, री और ली मिलकर क्या हो जाएंगे? 13 स्वर हो जाएंगे। तो देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या कितनी है तो 13 है। एक टिप्पणी यहाँ लिख लीजिए, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। टिप्पणी के रूप में क्या लिखेंगे? लिख लीजिए री का वर्तमान उच्चारण। री का वर्तमान उच्चारण। री का वर्तमान उच्चारण आधा र धन ई बराबर क्या है? री ना, होने लगा है, होने लगा है। देखिए रे का वर्तमान उच्चारण आधा र धन ई बराबर री होने लगा है, तथा इसका उच्चारण करते समय जिह्वा मूर्धा को स्पर्श करती है। जिह्वा मूर्धा को स्पर्श करती है। अतः यह हिंदी में शुद्ध स्वर नहीं है। अतः यह हिंदी में शुद्ध स्वर नहीं है और इसलिए हिंदी में शुद्ध स्वरों की संख्या, अगर कहा जाए हिंदी में शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी है, शुद्ध स्वरों की संख्या अगर कहा जाए कितनी है? 10 है। ये जानते रहिए, क्योंकि री कहने से देखिए जिह्वा हमारे ताल को छूते मुड़ जाती है, जिह्वा मुड़ जा री कहने से, इसलिए री का वर्तमान उच्चारण अगर कहा जाए आधा र धन ई है, छोटी बराबर छोटी री बन रहा है, होने लगा है, अतः इसका उच्चारण करते समय जिह्वा मूर्धा को स्पर्श करे। देखिए री कहने से जिह्वा हमारी मुड़ जा रही, इसलिए मूर्धा को स्पर्श करती है, अतः यह हिंदी में शुद्ध स्वर नहीं है। इसलिए हिंदी में शुद्ध स्वरों की अगर संख्या पूछा जाए कितना है? 10 है। लेकिन अगर कहा जाए हिंदी में स्वरों की संख्या कितना है तो 11 है।
अब हम आगे बात करेंगे स्वरों का वर्गीकरण। इतना आप लोग स्क्रीन के माध्यम से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके माध्यम से आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए स्वर किसे कहते हैं, एक बार रिपीट कर लीजिए। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं, अर्थात जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाए। वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में हवा मुख से बिना किसी बाधा के बाहर निकलती है, अर्थात मुखांग कहीं भी स्पर्श नहीं करते हैं, उन ध्वनियों को क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। मुखांग है क्या, कंठ है, तालु है, दंत है, मूर्धा है, ओष्ठ है, अर्थात इसका कहीं भी अवरोध या रुकावट न हो। और कह रहे हिंदी में निम्नलिखित कितने स्वर हैं, हिंदी में निम्नलिखित 11 स्वर हैं। हिंदी में निम्नलिखित 11 स्वर हैं। कौन कौन से स्वर, यही है अ आ इ ई उ ऋ ऋषि ए ऐ ओ औ। और देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या कितनी अगर कहा जाए 13 है क्या, आ 11 स्वर तो आपके ये हो जाएंगे, 2 स्वर और बन जाते हैं, दीर्घ रे और ले मिलकर 2 स्वर, मिला देंगे 11 2 13 स्वर। अगर पूछा जाए देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या कितना है, 13 बताएंगे। एक टिप्पणी आप लोग लिख लीजिएगा री ऋषि के बारे में। री का वर्तमान उच्चारण अगर कहा जाए आधा धन री है, जो री होने लगा है, अतः इसका उच्चारण करते समय जिह्वा मूर्धा को स्पर्श करती है, अर्थात जिह्वा मुड़ जाती है। और यह हिंदी में शुद्ध स्वर नहीं है, इसलिए हिंदी में शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है। अब हम पढ़ेंगे स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण उसे कई माध्यम से किया गया है। थोड़ा देख लें वीडियो साफ आ रहा है कि नहीं। चलिए इस क्लास को हम यही रोकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी लंबा वीडियो हो गई है। अब यह स्वरों का वर्गीकरण हम अगले भाग में लेकर आपके प्रस्तुत होंगे। अगर यह हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। जो भी आपके इष्ट मित्र भाई बंधु हैं उनको बोलें इस चैनल को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करें। आपको डेली कुछ न कुछ, आपको हिंदी हो गया, मैथ हो गया और रीजनिंग हो गया, तीनों से संबंधित कुछ न कुछ चीज़ें आपको हमेशा वीडियो के रूप में इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। और वर्तमान में यूपीपी की भी परीक्षा जल्द ही आपको 16 या 18 फरवरी में होने वाली है, उससे संबंधित हम आपको मैटर इसमें ज़्यादा से ज़्यादा देंगे, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हल करके आएँ। धन्यवाद।